तो नमस्कार दोस्तों, हमने जो है मैंने आपको जो पिछली वाली वीडियो में डीपीएसपी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने दे दी थी। और मैंने इसके अलावा कुछ अनुच्छेद जैसे कि 36 से लेकर 42 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भी मैंने आपको करा दिए थे। इतना सब कुछ करने के पश्चात फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो हमारे केटी शाह थे उन्होंने इसे चेक बुक के समान कहा। क्या कहा कि एक चेक के समान है जिसे बैंक अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कर सकती है, यानी उसे देना है तो देगी और नहीं देगी तो नहीं देगी। ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, न्यायालय में कोई भी अर्जी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिए। तो और ये फ्रेंड मैंने फिर बताया था ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए? तो आयरलैंड ने स्पेन से लिए गए हैं। किससे? स्पेन से लिए। और स्पेन ने इसे स्वयं खुद बनाए थे। इतना कुछ मैंने बताया। और 36 से लेके 51 तक जो है हमारे क्या हैं, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग हमारा 4 है। इतना सब बता दिया था। मैंने आपको बताया था जो कि हमारा 36 में क्या दिया है तो परिभाषा दी है, 37 में क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, 38 में क्या दिया था तो ये अपन ने बात कही थी। और 39 का भी बताया था और 40 बताया था, 41 बताया और 42 बताए थे। इतना कुछ बता दिया था मैंने आपको। फिर आज जो है अपन बात करने वाले हैं वो आर्टिकल 43 से हम बात करेंगे। किससे करेंगे? आर्टिकल 43 से हम बात करेंगे। तो बात करते हैं आज से आर्टिकल जो हमारा 43 है, ये अपन को बात करना है। ठीक है। मैं आपको दोस्तों 41, 42 और 43 ये मैं आपको क्या बताऊंगा। जैसे कि 41 हमारा क्या है, कुछ दशाओं में कानूनी सहायता। 42 में क्या है, मनोचित दशा। और साथ ही में आपको मैंने बताया था प्रसूति सहायता ये। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा निर्वाह योग्य मजदूरी की एक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन 43 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है दोस्तों, ये कामगारों से संबंधित है। किससे संबंध है इसका? 43 का। तो 43 का जो संबंध है वो कामगारों से संबंध है। इससे ये कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और साथ ही में न्याय संगत होना चाहिए। निर्वाह योग्य मतलब फ्रेंड उस व्यक्ति को जो काम कर रहा है स्टेट के मतलब जो उसके लिए काम कर रहा है तो उसको इतनी मजदूरी देना चाहिए कि उसका परिवार चल सके। ठीक है। जो सरकारी डिपार्टमेंट में देता है, प्राइवेट डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता। प्राइवेट डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कई लोग हैं जो 2-2 हज़ार रुपये में भी 5-5 हज़ार रुपये में ही काम करते हैं। लेकिन आपको जो सरकारी सैलरी होगी 20-25 के समथिंग होगी जिसमें आपका खूब अच्छे तरीके से घर द्वार चलेगा। तो आपको जो सरकारी डिपार्टमेंट होगा उसमें आपको निर्वाह योग्य मजदूरी मिलेगी। ये 43 कहता है हमारा। ठीक है। ये आपको कहते हैं। ठीक है। तो ये कामगारों से संबंध है इसका, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 का। आर्टिकल 43 क्या कहता है? उद्योग में जो उद्योग चलते हैं उसमें क्या होता है, कामगारों की क्या होना चाहिए, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। मतलब जब भी उद्योग होता है तो उसमें जो उद्योग में जो काम करते हैं तो उन लोगों को भी क्या होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप समझते हो कैसे, मैं आपको बताऊं, उद्योग मतलब उनका एकदम पार्टनरशिप होना चाहिए मालिक के साथ। ठीक है। एकदम मिला जुला। ठीक है। तो एक यही कह रहा है कि उद्योग प्रबंधन में, यानी प्रबंधन का मतलब समझ रहे हो, मतलब एग्जैक्टली मतलब जो काम होने वाला है उसके बारे में जानकारी जो कंपनी में होगी उसकी जानकारी मजदूरों को भी होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है। ठीक है। तो उद्योग प्रबंधन में भागीदारी होनी चाहिए। ये आपका कौन सा कहता है, 43वां कह कहता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों 44 की। किसकी? 44वें आर्टिकल की हम बात करते हैं। तो 44वां जो आर्टिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो 44वां जो आर्टिकल है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रैक जो 43, 41, 42 और 43 के लिए मैं ट्रैक बताता हूँ, ठीक है। तो इधर लिखेंगे अपन, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अपन दमन, दमन, ठीक है। तो दमन से आपको ध्यान रखना है, इसे मान लो 41, ठीक है, और इसे मान लो 42 और इसे मान लो 43। आपको ध्यान रखना है दा से हमारा हो जाएगा कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में क्या हुआ, सरकारी सहायता, दा से। फिर उसके बाद माँ से आप क्या रखोगे, तो माँ से मनोचित दशा, साथ ही में प्रसूति सहायता, ये आपको ध्यान रखना है। और ना से आपका ध्यान रखना है आपका न्याय संगत या निर्वाह योग्य, ठीक है, मजदूरी, ठीक है, ये 43 में दिया है। तो यही ट्रिक थी जो आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, तो ठीक है, इतना आप रखना है इसके बारे में। फिर मैं आपको 43 बताया था उद्योग प्रबंधन, कामगारों की भागीदारी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आता है दोस्तों आर्टिकल 44 यानी 44 समान सिविल संहिता। आपने दोस्तों समान सिविल संहिता जो हमारी 44 में दी है, तो दोस्तों आपने सुना होगा आचार संहिता, सुनाई होगा, बहुत फेमस नाम है। जब चुनाव होते हैं तो इस चुनाव में क्या होता है, जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो क्या करते हैं, पैसे बांटते हैं और कुछ दिन पहले प्रचार भी बंद हो जाता है आचार संहिता के तहत। कुछ ऐसे काम, जैसे कि बहुत से काम होते हैं जो नेताओं को छूट नहीं देते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो जिसके तहत जैसे कि कुछ काम होते हैं, आचार संहिता लग गई, हम ये ना काम नहीं करेंगे, तो आचार संहिता हमेशा चुनाव के टाइम पर ही लगती है। तो आचार संहिता और साथ ही में एक आपने दंड संहिता देखी होगी अपराध के लिए, ठीक है, अपराध के लिए क्या लगती है, तो दंड संहिता लगती है। यदि आप कोई अपराध करते हो तो आपको दंड संहिता के तहत कहाँ लिया जाएगा, न्यायालय में लिया जाएगा। तो दंड संहिता, संहिता का मतलब समझो दोस्तों कानून, ठीक है, संहिता का मतलब है कानून, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद समान सिविल संहिता, ये भाई साहब आपको पता है आचार संहिता हिंदू मुसलमान में लगती है, नहीं लगती है, भेदभाव होता है, नहीं होता है। दंड संहिता ये हिंदू मुसलमान में लगती है, या सिख के अलग लगती है, या हिंदू को अलग लगती है, ईसाई को अलग लगती है, या मुसलमान को अलग लगती है, नहीं लगती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपकी जो आचार संहिता, ना तो वो हिंदू को लगेगी, ना सिख को लगेगी, ना मुस्लिम को लगेगी, ये आपको पता ही होगा। ये क्या है, एक कॉमन बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो सिविल संहिता है, जो समान सिविल संहिता है, ठीक है, जो कि हिंदू मुस्लिम में लगती है। जैसे आपने सुना होगा जो आप हिंदू और मुस्लिम में जो विवाह में जो रीति रिवाज हैं, क्या है, रीति रिवाज हैं, वो तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उससे कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। आप किसी प्रकार से अपने क्या कर सकते हो, रीति रिवाज से अपने विवाह शादी कर सकते हो, लेकिन आपको जो विवाह और जो तलाक के नियम है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा भारत एक स्वतंत्र, मतलब अच्छा भारत है, जिसमें जो कई जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक के साथ 3-4 पत्नी, पहले हिंदू भी हुआ करते थे, जैसे कि राजा दशरथ, साथ ही में बहुत कृष्ण भगवान, आपको पता ही होगा 16,108, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने, मतलब इस पर रोक है कि आप एक ही पत्नी रख सकते हैं, और ऐसे ही मुसलमानों को कहते हैं। लेकिन कंपेरिजनली कई लोगों के क्या होता है इसमें, मतलब इसमें ये किसमें रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मतलब आप रखो तो ठीक है, नहीं तो न रखो, मतलब ये होना चाहिए, ये एक प्रकार का क्या है, लक्ष्य है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही में मुसलमानों में भी 2-3 हो ही जाती हैं, ठीक है, और एक के रहते दूसरी नहीं लाना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जो हिंदू, अब तलाक के बारे में कहते हैं, तलाक क्या होता है, दोनों में जो मुसलमान में 3 तलाक का समस्या चली थी कुछ समय पहले, तो इसमें क्या होता था, 3 बार तलाक कहते थे, तलाक तलाक, तो उनको क्या हो जाता, तलाक हो जाता, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, तलाक के नियम सेम होना चाहिए। कैसे कि जो तलाक होगा, तलाक देना है, ठीक है, समान सिविल संहिता के तहत, मतलब
जो आप क्या करोगे, इस विवाह इस तलाक देना है तो कोर्ट जो है उन दोनों को जो तलाक लेना चाहते हैं पति पत्नी, उनको 6 महीने का समय देता है कि आप अपने आप को कंपेयर कर सक, मतलब एक प्रकार से अकेले रख सकते हो, रह सकते हो कि आप एक दूसरे के बगैर। तो आप 6 महीने तक आप क्या करोगे, अलग रहिए। तो अलग रहेंगे आप, उन्होंने कह दिया कि हाँ हम अलग रह सकते हैं, तो हमको तलाक दे दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नहीं देते हैं तो फिर उनको दोबारा हो जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया थी समान सिविल संहिता के बारे में किसमें दिया है, तो ये भारत के किसी भी राज्य में नहीं है, केवल गोवा, ठीक है सॉरी गोवा में है। तो भारत का पहला राज्य है गोवा, यहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, ये पूरे भारत में नहीं, केवल अभी वर्तमान में किस में है, गोवा में है, और ये भारत का पहला राज्य बन गया समान सिविल संहिता लागू करने वाला। ठीक है, ये मैंने बताया। ठीक है, अब बात करते हैं अपना 45वां आर्टिकल। आर्टिकल 45 उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सभी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो क्योंकि हम अच्छी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो तभी तो पॉलिटी पढ़ेंगे कंसेप्ट से। ठीक है, तो अब 45 की बात करते हैं। तो 45 में कुछ नहीं दिया है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि जो 6 से लेके 6 वर्ष से जो लेके 6 से जो छोटे, मतलब 6 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी सरकार, और साथ ही में 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका क्या करेगी, शिक्षा का ध्यान रखेगी। तो ये कहा गया, और शिक्षा जो कि फ्रेंड अब क्या हुआ, मूल अधिकार हो गया कि उन्हें देना ही होगा। जैसे कि 21 का में दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 में, उसे क्या कर दिया, शिक्षा के संविधान को मूल अधिकार में कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने बताया तो जो कह दिया है, तो ये इसे मूल अधिकार बना दिया शिक्षा का। लेकिन अब शिक्षा के लिए आप जाओगे, आपको यदि शिक्षा नहीं मिल रही है तो दोस्तों आप क्या जा सकते हो, न्यायालय में प्रवेश कर सकते हो। क्या आपको 6 से लेके जो 6 से छोटे जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेगी सरकार, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपेयर सी हमारी जो सरकार है वो जरूर ही क्या करती है, बच्चों का टीकाकरण करवाती है, बहुत सी उन्हें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जैसे कि दरिया पानी देना उनके लिए, ये आंगनवाड़ी, ठीक है आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार का है। अब बात करते हैं अपन 45 के बाद आता है 46। तो 46 कुछ नहीं है, इसमें आपको ST SC और OBC के लिए विशेष आरक्षण दिया है। कुछ विभिन्न विभागों में आपने सुना ही होगा कि कुछ भर्ती निकलती हैं तो क्या होता है, ST और SC और OBC को क्या होती है, इसमें छूट होती है इतना प्रतिशत, मतलब उसको कम नंबर भी आ जाते हैं तो छोड़कर उन्हें ज़्यादातर उनका सिलेक्शन हो जाता है, उन्हें छूट रहती है। तो उसमें कुछ नहीं, ये आप समझ ही गए होगे, इतने पढ़े लिखे हो। आज तो OBC का आरक्षण है, OBC ST और OBC विशेषकर आरक्षण है, जैसे जनरल वालों को नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 47 की। तो ये बहुत मोस्ट है, सभी मोस्ट है। मैंने आपको पहले कह दिया कि कोई भी क्वेश्चन है जो है अपने लिए मोस्ट ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उससे किसी को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के पश्चात यदि कोई छूट जाता है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 47 की बात करते हैं, आर्टिकल 47। इसमें पोषाहार, मादक पदार्थ व नशीले दवाओं पर रोक है। अब पोषाहार, आपने पोषाहार आपको ध्यान रखना है। पोषाहार यानी कि जो आपकी जनता है उसका क्या करेगी, पोषण का ध्यान रखा जाएगा, यानी कि उनकी जो स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। पोषण यानी कि फ्रेंड इनकी जो पोषण यानी कि जो पैकेट आती है ना, जो पैकेट आती है एक प्रकार की, मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी सुरक्षा करना, वही होता है, उससे ही पोषण होता है। तो उन्हीं की सुरक्षा करना, उसके लिए जो पैक्ड पदार्थ यानी कि फ्रेंड जो पैकेट में आते हैं उनके लिए आपने देखा ही होगा, और आप देखना आज जाकर। ठीक है, यदि ठीक है, या आप वीडियो में जाकर देखना, मतलब यदि आप पैकेट, कोई भी पैकेट है यदि वो पैक है तो उस पर ध्यान रखना क्या लिखा रहता है, फसाई। क्या लिखा रहता है, फसाई। ठीक है, फसाई ये लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, फसाई लिखा रहता है। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक है, अथॉरिटी इन, ठीक है, अथॉरिटी
इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आता है। और जबकि अपन जो खुले पदार्थ मतलब जो मिठाई होती है उनके लिए केमिकली जांच होती है, एक प्रकार से लैब में ले जाकर जांच होती है, उनमें जो मिठाई होती है भी आपको ध्यान रखना है। तो पोषाहार का ध्यान रखा जाएगा 47 के तहत। फिर उसके बाद मादक पदार्थ व नशीले दवाओं पर रोक। तो सरकार ये भी कहती है कि आप मादक पदार्थ एवं जो नशीले पदार्थ हैं उन पर भी रोक है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो भाई साहब इन पर कोई रोक ही नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ये मतलब लक्ष्य है एक प्रकार के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार के लक्ष्य हैं, ना कि ये आप यदि आप कोई दारू पी रहा है, आप वहाँ पहुँच जाएंगे न्यायालय में जाकर भाई साहब ये दारू पी रहा है, तो वो मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। वो क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। हम इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। नशीली दवा, मादक पदार्थ जैसे दारू, बहुत सी चीज़ें, नशीली दवाएं जैसे ड्रग्स वगैरह है, ये आपको पता ही होगा। और नशीली दवाएं यानी कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, आपको देखा ही होगा कि जो हमारी मेडिकल स्टोर है उसमें नशीली दवाएं मिलती हैं। क्या रोक है? नहीं है, आप मत लीजिए। उन पर पहले ही लिखा होता है साफ खतरा लिखा होता है, फेफड़े बड़े रहते हैं, आपने सिगरेट की डिब्बी में देखा ही होगा। ठीक है, ये मैंने कई बार पढ़ी हुई देखी है। और कोई दूसरा खरीदता है, मैं तो इन सभी का दूर हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल। तो आप आर्टिकल 1747 समझ में आया। पोषक आहार मतलब पोषाहार को क्या देना, बढ़ावा देना, और साथ ही मादक पदार्थ एवं नशीले पदार्थों पर रोक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 48 यानी कि 48। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, कृषि पशुपालन इसको क्या देना, बढ़ावा देना। जैसे कि आपने किसानों को सुना होगा। ठीक है, किसानों के लिए फसल बीमा लाना, 2000 की रकम लाना, ऐसी बहुत सी जो स्कीमें जो किसानों के लिए लाती है सरकार। ठीक है, और उनके लिए बीमा कराना, फसल बीमा, बहुत सी चीज़ें हैं। तो कृषि को एक प्रकार से क्या दे रही, लोन भी देती है। ठीक है, लोन भी देती है, कुआं खोदने के लिए बहुत सी चीज़ें देती है। किसान कार्ड देती है, आपके पास ट्रैक्टर वैक्टर नहीं है तो आप ट्रैक्टर भी ला सकते हो। और साथ ही में आप जो ट्रैक्टर यदि खेती किसानी के लिए लाते हो, फसल के लिए लाते हो, तो आपको उस ट्रैक्टर पर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, यदि अन्य चीज़ें जैसे कि फॉर्च्यूनर गाड़ी लाओगे तो आप पर टैक्स लगता है, 28% GST लग जाती है। ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो कृषि को क्या देना, एक प्रकार से बढ़ावा देना, और पशुपालन को भी बहुत तरीके से बढ़ावा देना। जैसे पशुपालन पर बैंक लोन देती हैं, जैसे नाबार्ड का नाम सुना होगा, वो क्या कहती है, इसी काम पर रहती है। वो क्या कहती है, इनको बढ़ावा देने के लिए क्या देती है, लोन देती है। तो पशुपालन पर भी लोन देना। और अब बात करते हैं दोस्तों दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। यानी फ्रेंड जो पशु होते हैं, जो पशु मतलब दूध देते हैं एक प्रकार से, जैसे कि बकरी, गाय, भैंस, और ये क्या देते हैं, दूध देते हैं। तो इनकी मतलब इनसे अपने दूध बेच के ही फायदा हो रहा है, तो फिर उनको इनकी हत्या यानी कि इनको क्या करके मतलब इनको काट कर भी क्या करना है। ठीक है, यानी कि इनकी दुधारू जो पशु हैं जो दूध देते हैं, तो उनको भी क्या करना, उनकी हत्या पर रोक है। ठीक है, तो इसमें विशेषकर गाय है, तो विशेषकर गाय को दुधारू के अंतर्गत आती है, तो उस पर तो रोक ही है। ठीक है, जैसे कि ठीक है, और अन्य पर रोक नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, तो दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया, आर्टिकल 48 में। और इसी में कहा गया है कृषि को बढ़ावा, पशुपालन को बढ़ावा। ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 48। ये मोस्ट था, मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने फिर आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारे जो सभी ही मोस्ट हैं, ठीक है, सब ही मोस्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल मैंने आपको जो हमारा 39 का बताया था मैंने, वो 39 का जो 48 का, जो इसमें मैंने आपसे मिस्टेक हो गई थी। इसमें आपको 42वां संविधान संशोधन लिखना है, और 1976 को ये हुए थे दोनों। ठीक है, तो ये दोनों यानी कि पर्यावरण एवं वन्य, ठीक है, पर्यावरण एवं वन्य जीव का संरक्षण करना।
तो ये जोड़ा गया था। पर्यावरण यानी कि फ्रेंड जो हमारी प्रकृति है उसको सुरक्षित करना, वन्य यानी कि हमारे जो वन्य हैं उनको सुरक्षित, और वन्य जीव उनको भी सुरक्षित करना, जैसे शेर, चीता, टाइगर और हाथी, इन सबको क्या करना है, एक प्रकार से सुरक्षित करना है। और जबकि दुधारू गाय, भैंस, ये सब इस सब का संरक्षण करना किसके तहत, 48 के तहत। और 48 का के तहत वन्य जीव एवं वन्य ए साथी में पर्यावरण की रक्षा करना, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1948 के तहत जोड़ा गया। और आपको मैंने 39 का बताया, उसे भी आप लिख लेना, उसे मैंने 44 पे कर दिया था और 1978 कर दिया था, ये भी गलत था, आज ये सलाह सही है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 39 की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 39 भी। ठीक है, स्मारक, जो राष्ट्रीय हित की जो मतलब राष्ट्रीय हित की जो स्मारक हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हैं, उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। तो ये भी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आ रहा है, आप उसकी रक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको देखा होगा पुलिस लगी रहती है ताजमहल के बाहर, यही तो है राष्ट्रीय स्मारक, लाल किला, ताजमहल, हवा महल। ठीक है, और बहुत से ऐसे प्राकृतिक हैं, लगभग 40 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हैं, 40। ठीक है, 40 हैं यूनेस्को में शामिल। ठीक है, तो उनकी क्या है, सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है। ये मैंने आपको बताया। तो 49 तक मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों 50 और 51, इसी वीडियो में निपटा देते हैं। उस वीडियो का इंतज़ार ना करते हुए अपन इसी वीडियो में निपटाएंगे, आगे की वीडियो हम और कुछ लाएंगे। ठीक है, तो अपन इसी वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन 51 और, ठीक है, 51 और 50, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया, इस पे कोई ध्यान नहीं देंगे अपन, तो सीधी सी बात करेंगे कहाँ की। तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से ही मिटा देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिए। तो ज़्यादा यदि आपको रिवीजन करना है तो आगे लिख लेना पीछे करके। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 49, किसकी, 49 की। ठीक है, 49 की बात करते हैं। ठीक है, तो 49 की अपन बात करते हैं। 49 की तो हो गया स्मारकों की। अब बात करते हैं 50, किसकी, 50। तो 50 में ध्यान देना, कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या कर दिया, अलग, क्या कर दिया, अलग। अब कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों, कार्यपालिका जैसे ध्यान रखना, जितने भी जो कार्यपालिका के अंदर जो अधिकारी आएंगे वो किसके अंडर में आते हैं, तो वो सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो वो सरकार कहेंगे तो उनके अनुसार ही काम करेंगे। और जबकि जो न्यायपालिका के जो अधिकारी होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने सुना होगा कभी कोई विधायक आता है पुलिस वाले को डांट देता है, शिक्षक को डांट देता है, बहुत से अधिकारी होते हैं, पटवारी को डांट देता है, तहसीलदार को डांट, मतलब ऐसे कई होते हैं। लेकिन न्याय अधिकारी यदि वो जज एक क्या है, न्याय अधिकारी, उसे क्या कोई विधायक डांट सकता है, नहीं डांट सकता। उल्टी फटकार कौन लगा देता है, जज लगाता है। प्रधानमंत्री तक को हिला कर रख देता है, प्रधानमंत्री तक हाथ जोड़कर खड़ा होता है उसके कटघरे में। तो जज को ध्यान रखना है, भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे पुलिस है, रेलवे विभाग में, यानी कि जितने भी हैं, लेकिन न्यायपालिका के जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना, ज़्यादातर जज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जज एक प्रकार से स्वतंत्र है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया है 50 में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं 51। ठीक है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में
बात की है अंतर्राष्ट्रीय शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में किसमें कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि फ्रेंड हम क्या करेंगे, हमको यूएनओ का सदस्य बनाए। भारत क्या है, यूएनओ का सदस्य है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, हम अंतर्राष्ट्रीय नेशनल शांति बनाए रखेंगे, यानी कि कोई जैसे हम पाकिस्तान घाई नहीं है जो आतंकवाद को फैलाए बढ़ावा देंगे, ये इस सब के बारे में दिया है इंटरनेशनल शांति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में दिया गया है। तो ये सब था आपके इस पूरे कंटेंट में। मैंने आपको बताया राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हमारे किस्से हैं 36 से लेके कहाँ तक हैं, 51 तक हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आगे तो मैंने आपको इतना सोच बता दिया है। और यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया, केवल एक बात को सुधार लेना, जो हमारा 39 का था जिसे अपन कहते हैं निःशुल्क विधि सहायता इसमें है, उसे क्या है ना कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे नहीं, बल्कि इसका लिख के लेना 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। बस इसको सुधार लेना है। तो दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे अपन बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व से, वो अपन अगली वाली वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही में अपन कंपेयर करेंगे, यानी कि अंतर करेंगे मूल अधिकार और साथ ही में राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व 3 भागों में बटे हुए हैं, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन से उदारवादी हैं, कौन से समाजवादी हैं। बस तो दोस्तों इतना वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अब हम अगली वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।